हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज हमारे साथ हैं विपिन त्यागी, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी में अपना रैंक सिक्योर किया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी और क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई फेज वन के लिए, फेज टू के लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और क्या जर्नी रही एक स्टूडेंट से एक ग्रेड बी ऑफिसर बनने की। सारी जानकारी आज जानेंगे, हम इनसे खुद जानेंगे, इनसे सवाल पूछेंगे कि क्या है इनकी। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। आप तो एक आप समझ सकते हो कि अगर आप मान लो कि कोई मंजिल मतलब पाना चाहते हो और अगर उनसे बात हो जाए जो ये मंजिल पा चुके हैं, तो आपकी जो राह होती है वो बहुत आसान हो जाती है। तो बस आज उसी राह को, आपके राह को आसान करने के लिए विपिन त्यागी जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन चुके हैं, आपके लिए अपना कीमती समय लेकर आए हैं। तो प्लीज हम लोग इस वीडियो को देखिए आप और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा विपिन त्यागी का। हेलो विपिन थैंक यू सर। जी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू। और विपिन, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। सर माय होम टाउन इज मुरादनगर इन द डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। तो मेरी स्कूलिंग 12th क्लास तक वहीं से हुई है, मुरादनगर के केंद्रीय विद्यालय से हुई है। उसके बाद आई वेंट टू HBTI कानपुर, हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग फॉर 4 years। और उसके बाद सर मैंने 2 साल BPCL में काम करा था, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोफाइल वाली मेरी जॉब थी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में एज मैनेजमेंट ऑफिसर। उसके बाद से मैं फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगा, वो जॉब मैंने छोड़ दी थी। 2 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की थी, फिर बीच में पढ़ाई में ब्रेक आया। उसके बाद मैंने आरबीआई और सीजीएल की तैयारी की थी इस साल। दोनों एग्जाम इस बार ये क्लियर हो गए थे। जी। तो आपने इस साल सीजीएल भी क्रैक किया था और इस साल आपने आरबीआई ग्रेड भी मतलब क्रैक किया। तो अभी आप वर्किंग थे या फिर वर्किंग हो? यस सर, मैं वर्किंग भी हूँ। सेंट्रल जीएसटी में हूँ सर, मैं देहरादून में। अच्छा। तो आपने मतलब जब आप ये एग्जाम दे रहे थे उस टाइम क्या वर्किंग थे आप? यस सर, मैं वर्किंग था। एग्जाम से 1 वीक या 10 डेज पहले मैं लीव ले लेता था। जैसे फेज 1 28 मई को था, तो उससे पहले मैंने 2 वीक्स की लीव ली थी। फिर फेज 2 से पहले मैंने 1 वीक की लीव ली थी। तो उस तरीके से मैनेज कर रहा था सर। जी। तो विपिन, आप हमें बताइए कि जैसे आपने वर्किंग थे आप, उसके वर्किंग मतलब बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और आपने वर्क करते हुए, आपने जॉब करते हुए आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। तो मतलब किस टाइप के आपने रूटीन बनाई, किस टाइप का आपका टाइम टेबल था, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन को डेट्स में डिवाइड कर लिया था। जैसे पहले सीजीएल का एग्जाम होना था, जी 20 अप्रैल को मेरा सीजीएल का एग्जाम था। तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, लगभग 20 मई के आसपास मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो आई गेव 1 मंथ फॉर सीजीएल प्रिपरेशन। और जो मैंने मैथ्स रीजनिंग सीजीएल में किया था, तो उससे आरबीआई का लेवल काफी अलग है क्यूआरई का एज कम्पेयर टू सीजीएल। ये चीज मुझे पता थी, लेकिन फिर भी जब हम टच में रहते हैं तो कुछ कुछ चीजें हो जाती हैं फिर। तो मुझे आरबीआई के लिए अलग से क्यूआरई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि 20 अप्रैल को मैं सीजीएल दे चुका था। और जो 1 महीने का टाइम था मेरे पास, 21 अप्रैल से लेकर 28 मई के बीच में 37 डेज का, उसमें मैंने सिर्फ जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट पे फोकस किया था, 80 मार्क्स वाले पार्ट पे। तो वो दोनों प्रिपरेशन दे बोथ वेंट हैंड इन हैंड, लाइक दैट। और जो ऑफिस के टाइमिंग जब मेरे हुआ करते थे, जैसे दिन में ऑफिस रहेगा मेरा, सपोज 10:30 to 6 जनरली ऑफिस का टाइमिंग है रहता था। तो सुबह 10:30 से पहले अच्छा खासा टाइम मिल जाता था, 3 साढ़े 3 घंटे जितना भी पढ़ाई कर पाए उससे पहले कर लिया। थोड़ा सा लंच में निकाल लिया, आधा पौना घंटा करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए। और फिर शाम में जाके सोने तक 3 4 घंटे दोबारा पढ़ाई कर ली। तो उससे की पढ़ाई भी हो जाती थी और बीच में ब्रेक भी हो जाता था। तो रूटीन ऐसे पैक्ड रहता था, लेकिन अच्छा मजा आता था। चलिए, सही बात है कि उस मेहनत का आज आपको मतलब फल मिला है। अ, यस विपिन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे थे, इसके अलावा आप एसएससी सीजीएल भी आपने निकाला। तो मतलब वो एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे थे आप, उससे आपको इस आरबीआई ग्रेड बी में क्रैक करने के लिए कितना फायदा मिला आपको? सर, बहुत ज्यादा हेल्प तो नहीं मिली। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सीजीएल और आरबीआई का जो लेवल है वो मैच करता है। क्यूआरई का काफी अलग है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डिमांड ऑफ एग्जाम दोनों काफी अलग है। सीजीएल में आपको स्पीड से ये जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, और यहाँ पे तो क्वांट में 4 5 नंबर लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इवन 25 मिनट में भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। सीजीएल में 25 मिनट में 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है हमें। तो डिमांड बहुत अलग है दोनों एग्जाम्स की। तो अगर कोई सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहा है, तो वो सोचे कि मैं सीजीएल के टेस्ट पेपर देकर प्रैक्टिस कर लूँ, तो ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर प्रैक्टिस करनी है तो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ और आरबीआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, जो कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए।
तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है, दोनों एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ओवरलैप भी नहीं है। जनरल अवेयरनेस भी दोनों एग्जाम्स की काफी अलग है, जो सीजीएल में आती है वो काफी अलग है और ये अलग है। अगर तैयारी करनी है दोनों एग्जाम्स की तो बारी बारी से की जा सकती है, एक साथ करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है। और विपिन, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेज होते हैं इसमें। इसमें से फेज 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फेज 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि क्वांट हो गया, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसकी अलग अलग प्रिपरेशन या फिर स्ट्रैटेजी जो रही आपकी, वो किस टाइप से रही थी? सर फेज 1 में जो 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था, उसके लिए मैंने अपना एक प्राइमरी सोर्स चूज किया। उससे मैंने 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करे, और एक मैंने सेकेंडरी सोर्स चूज किया टू फिल द गैप्स, कुछ रह ना गया हो, बिकॉज करंट अफेयर्स तो नेवर एंडिंग होते हैं, कभी खत्म नहीं होते। तो मैंने अपने आपको 2 सोर्सेज में रेस्ट्रिक्ट किया। 4 मंथ्स का मैंने करंट अफेयर उससे कवर किया था। बाकी क्यूआरई के लिए मैंने कुछ खास किया नहीं था। आरबीआई के बस 2 प्रीवियस ईयर पेपर देके मैंने देखा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कट ऑफ क्लियर हो रही है क्या। और फेज 1 के लिए मैंने 2 मॉक टेस्ट में दे पाया था, तो उन दोनों मॉक टेस्ट में भी मुझे देके ये पता चल गया था कि हाँ दिक्कत नहीं आएगी, क्यूआरई के सेक्शन में वो हो जाएगा। बाकी मैंने एग्जाम के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था। जैसे रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए मेरा पहले से ये फिक्स था कि मैं पजल्स वाले क्वेश्चंस को नहीं देखूंगा। शुरू में मैं सारे लगभग 20 मार्क्स के जो नॉन पजल क्वेश्चन आते हैं पहले उनको मैं कर लूंगा सबको। उन्हें करने के बाद भी फिर मेरे पास टाइम बच गया था। सो फिर मैंने 2 पजल्स टारगेट किए जो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। उनमें से एक पजल हो गया था और एक पजल नहीं हो पाया था। तो जब एक पजल हो गया उसके बाद मैं 100% श्योर था कि अब तो मैं कट ऑफ से आई एम वेल अबव द कट ऑफ। ऐसे ही मैंने क्वांट में किया। क्वांट में जरा दिक्कत नहीं आई थी, मेरे आई थिंक 12-13 मार्क्स आगे थे क्वांट में। क्वांट में मेरा ये था कि कुछ एरियाज मेरे स्ट्रांग थे, पहले से सीजीएल की तैयारी भी कर रहा था, तो मैंने अपने स्ट्रांग एरियाज को टारगेट किया। और इंग्लिश में दिक्कत नहीं आई बिकॉज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं 3-4 साल से, तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरीके से फेज 1 हो गया था। और फेज 2 के लिए सर मैंने पहले सब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन की थी करीब 7-8 दिन। उसके मैंने टेस्ट दिए। टेस्ट देके मैंने देखा कि मैं कहाँ पे आंसर्स मेरे ठीक हो पा रहे हैं, कहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। तो अधिकतर ऐसे एरिया से जो मैं ठीक से कवर कर पा रहा था टेस्ट में, तो सब्जेक्टिव से मैं टेंशन फ्री हो गया था कि सब्जेक्टिव को ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने रिजल्ट, फेज 1 का रिजल्ट आ गया था 7 तारीख को। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव की तैयारी स्टार्ट करी, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ईएसआई में वो कहीं से भी पूछ लेते हैं, तो उसके लिए बहुत ब्रॉड कवरेज चाहिए होता है, बहुत सारा डेटा और फैक्चुअल चीजें याद करनी होती हैं। तो अगले 12-13 दिन मैंने फैक्चुअल चीजें याद करने पर अपना टाइम स्पेंड किया, और अच्छा क्वालिटी मटेरियल मैंने अपने पास रख लिया अलग अलग सोर्सेज से, जो भी मुझे रेलेवेंट लगा। कुछ चीजें मैंने सिंपल गूगल करी थी, या कुछ डेटा, फैक्ट्स, फिगर, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के पब्लिशिंग, ये सब पीआईबी का डेटा, तो वो सब मैंने एग्जाम के फॉर्मेट में उसको मैंने रेडी कर लिया अपने लिए, ताकि मैं उसको फटाक से रिवाइज कर पाऊँ एग्जाम से भी 3-4 दिन पहले एक बार। जैसे 25 जून को एग्जाम था, तो 21 से 24 को मैंने रिवीजन के लिए रखा था। तो उससे पहले वाले जो दिन थे वो मेमोराइजेशन और डेटा को इस फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखना, जो उन 4 दिन में फटाक से रिवाइज हो पाए। तो ये काम किया था मैंने फर्स्ट 20 डेज में फेज 2 के लिए। फिर फेज 2 दिया, तो उसके बाद कोई ऐसी हाई होप्स नहीं रखी थी, पता नहीं था होगा या नहीं होगा, लेकिन बस ये अच्छी फीलिंग थी कि जो मैंने प्लान किया था वो मैं एग्जीक्यूट कर पाया ठीक से। बिकॉज फेज 2 वाले दिन भी काफी लंबा समय हो जाता है, वहां पे हमें 2 बार जाना होता है, और दिल्ली में उस दिन हीट भी काफी थी। तो अंदर गए तो ऐसा सोच रहे थे कि अंदर तो एसी सेंटर होगा, फिर बाहर आएंगे फिर धूप में, लेकिन अंदर भी एसी नहीं था, तो वहां पे भी काफी सफोकेशन सी हो रही थी। तो पहला एक दिया एग्जाम एफएम का, फिर बाहर आए धूप में, वहीं खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, पानी पी के आंख बंद करके थोड़ा अपने आप को काम किया। फिर अंदर गए, अंदर पंखा चल रहा था, तो ऐसा लगा कि चलो बहुत अच्छी जगह आ गए अब। लेकिन फिर वहाँ आधा पौना घंटा होने के बाद सफोकेशन हो जाता था बार बार ना एग्जामिनेशन हॉल में। तो वहां पर अपने आप को मेंटली काम रखना, फिजिकल जो समस्याएं आ रही हैं उनको इग्नोर करते हुए सिर्फ पेपर पे ध्यान लगाना, तो इसलिए जो फेज 2 का एग्जाम का डे होता है ना, वो काफी चैलेंजिंग होता है। तो मेंटली स्ट्रांग रहना जरूरी है उस दिन, और हर तरह की फिजिक भी मेंटेन करना जरूरी है, फिजिकली हेल्दी रहें, पूरे शेप में रहें एग्जाम के दिन, तभी परफॉर्म कर पाते हैं। तो मैं खुश था कि जो भी मैंने प्लान किया था वो सब मैं एग्जीक्यूट कर पाया ठीक से। एग्जाम को टक्कर दे दी थी, इतना आइडिया लग गया था, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। फिर जब रिजल्ट आया, रिजल्ट तक तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करी। जब रिजल्ट आया तो मुझे एक दिन बाद पता चला कि रिजल्ट आ चुका है। मैं ज्यादा ही केयर फ्री हो गया था, और जल्दी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 25 को एग्जाम दिया और 11 जुलाई को रिजल्ट आ गया था। मुझे लग रहा था 20 के आसपास आएगा, बिकॉज कॉपीज चेक करेंगे इतने सारे बच्चों की। तो रिजल्ट आ चुका था, तो फिर चेक किया रिजल्ट, तो फिर अब इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करी। इंटरव्यू में पता नहीं था, कभी पहुंचे नहीं इस स्टेज तक कि आगे क्या करना है। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था, मैंने उससे पूछा क्या करना है, तो उसने बोला सबसे पहले आरबीआई के फंक्शन एंड वर्किंग का डॉक्यूमेंट है आरबीआई की वेबसाइट पे, सबसे पहले उसको करो, वो सर्विस बोर्ड ने ही इशू किया है। तो उससे आरबीआई का बेसिक आइडिया मिला। फिर ऐसे करके धीरे धीरे सोर्सेज बनते चले गए।
करंट अफेयर्स के लिए फिर मैं 3 पेपर फॉलो कर रहा था, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मिंट। फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन मैं ये फॉलो कर रहा था। फेज 2 के टाइम पे मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था, बिकॉज उस टाइम पे मुझे पता था कि जो भी करंट अफेयर के सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में वो कवर कर रहे हैं सारी, इतना टाइम नहीं हो पाता उसमें, है ना, ऑफिस के साथ, और इतना समय नहीं मिल पाता उन 20 दिनों में न्यूज़पेपर भी किया जाए। तो इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर हम लोग करते थे ताकि ओपिनियंस बना सके अपनी, जी। तो कुछ भी बोर्ड मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे, तो इस तरीके से सर तैयारी करी थी तीनों स्टेजेस की। अगर हम लोग बात करें कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, आपने तो हमें पूरा अच्छे से बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था आपका ईएसआई का, एआरडी का, उसमें क्या होता है कि आपने पढ़ तो लिया, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम आता है कि पढ़ तो लिया है, बहुत सारी चीजें, सारी सिलेबस कवर है, वो अगर कॉपी में लिख रहे हैं क्वेश्चंस को तो वो भी अच्छे से लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन दिक्कत आ जाती है कि टाइपिंग में। ठीक है, तो टाइपिंग को मतलब एक प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि हम आपको आते हुए भी आप जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो या फिर लिख नहीं पाते हो या फिर जाहिर नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी आपने? सर टाइपिंग स्पीड तो मेरी पहले से ही ठीक थी, तो मुझे कुछ उसमें एंडेवर नहीं करना पड़ा स्पेशली, लेकिन जिन लोगों को अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, और टाइपिंग शुड कम एज नेचुरली टू यू, कि आप आंसर सोच रहे हैं माइंड में और माइंड को बिल्कुल आपने फ्री रखा हुआ है, माइंड को टाइपिंग का लोड नहीं है, वो सिर्फ आंसर सोचने के लिए फ्री है माइंड उस टाइम पे, तो जी इतनी प्रैक्टिस आपकी टाइपिंग की कैसे होगी? जी जैसा भी एग्जाम का डिमांड है ना, उसी तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का जो मेंस है वो हैंड रिटन होता है, जी तो बिल्कुल। मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं कोशिश करता था कि सारे नोट्स मैं अपने हैंड रिटन फॉर्म में ही बनाऊं, ताकि वो जी प्रैक्टिस बनी रहे और ऐसा ना लगे कि समथिंग अननेचुरल हो रहा है। जी और आरबीआई में अब सारा टाइपिंग वाला है, हैंड रिटन तो इसमें कभी पहले ऑब्जेक्टिव ही होता था, तो अभी जो टाइपिंग वाला है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, कोशिश करें कि उसको ऑनलाइन फॉर्मेट में टाइप कर करके अपने नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो टाइपिंग की ऐसी आदत पड़ जाएगी ना कि वही कंटेंट आपने पहले भी टाइप किया हुआ है अपने नोट्स में, सेम हाँ, कंटेंट बिल्कुल। आपको जाकर एग्जाम में टाइप करना है, तो कुछ अलग नहीं लगेगा आपको। इसके जी अलावा अगर बिल्कुल ही बिगनर हैं और कीबोर्ड के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है कभी भी, तो स्टार्टिंग में आप लोग यूट्यूब से थोड़ा सीख भी सकते हैं कि फिंगर्स को कैसे रखना है, ASDF, कॉमा, LKG एंड हाउ टू मूव देम विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो बिना देख के पहले टाइपिंग करना आ जाए, फिर मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं हम्म, सब्जेक्टिव में, ऐसा सब कैंडिडेट्स और टीचर्स बोलते हैं ऐसा। हम्म, तो ग्रामेटिकल एरर तो खैर नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा टाइपिंग एरर्स भी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और जी आपको वर्ड लिमिट तक भी पहुंचना है, जैसे 400 के क्वेश्चन आएंगे, 600 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो वर्ड लिमिट के आप अगर पास नहीं पहुंचोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, यार जी 400 का था मैं तो 225 ही लिख पाया, पता नहीं एग्जामिनर कितने नंबर देगा, तो उसका फिर कैस्केडिंग इफेक्ट अगले क्वेश्चंस पे भी आता है। तो इसलिए टाइपिंग की प्रैक्टिस होना जरूरी है। जिनका नेक्स्ट ईयर एग्जाम है उनके पास तो अभी काफी समय है, तो टाइपिंग को ऐसा करो अभी करके छोड़ दो, नवंबर दिसंबर में ही उसकी इतनी प्रैक्टिस करके छोड़ दो कि उसके बाद वो आपके वो टिक लिस्ट से हट जाना चाहिए कि टाइपिंग मेरा वीक है, उसको अभी दूर कर लें। जी। और चलिए, आपने तो ये टाइपिंग वाला पूरा बता ही दिया कि प्रोसेस किस टाइप से आप हैंडल कर सकते हैं उनको। ठीक है कि मतलब आपका कहना है कि जो प्रिपरेशन है वो 6 महीने पहले से आप स्टार्ट कर दो, चाहे वो टाइपिंग हो, चाहे फिर आपका जो भी प्रिपरेशन हो या फिर पढ़ने की चीजें हो, कम से कम 6 महीने पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, वो जैसे आर्चरी में गोल वाले सर्किल होते हैं ना, बाहर वाले के सबसे कम मार्क्स होते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो एकदम बाहर वाले सर्किल में आती हैं, जी जैसे जी मेरा टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, मुझे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होने चाहिए। जी तो ये जी जो बाहर वाले सर्किल की चीजें है ना, वी शुड गेट देम फिनिश्ड एज सुन एज पॉसिबल। और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना, हमारा ध्यान कोर चीजों पे होना चाहिए, जी जैसे मेमोराइजिंग द फैक्ट्स फॉर जनरल अवेयरनेस, जो एक्चुअली एग्जाम के दिन में आपको परफॉर्म करनी है ना चीजें, जी एग्जाम से जस्ट पहले हमारा फोकस सिर्फ उन पे होना चाहिए। तो अपने आप को मेंटली फ्री कर लें पहले ही इन जी सब चीजों से नवंबर दिसंबर में, बिकॉज जैसे ही 1 जनवरी आएगा वो 2023 स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से फिर काउंटर उल्टा चलेगा। अभी तो बिल्कुल। आगे ये तक चल रहा है कि 6 महीने हैं एग्जाम में, उसके बाद वो उल्टा चलेगा, तो इसलिए बाहर की चीजें सब पहले ही कर लेना बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें विपिन की इंटरव्यू प्रिपरेशन की, इंटरव्यू प्रिपरेशन में जैसे कि जो इंटरव्यू मॉक होते हैं, ठीक है, वो कितना फायदा करते हैं आपके इंटरव्यू में? सर मॉक इंटरव्यूज काफी मदद करते हैं, जैसे मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यू दिए थे आपके प्लेटफॉर्म पे भी सर, मैंने वो मॉक इंटरव्यू दिया था। जी प्रोफेसर के गर्ग थे शायद, मुझे उनका नाम अभी जी ठीक जी जी, से याद के नहीं गर्ग है। सर। जी जी के गर्ग सर थे, तो उन्होंने काफी मोटिवेट भी किया था मुझे इंटरव्यू के एंड में। तो जी जैसे जैसे मैंने इंटरव्यूज दिए ना अलग अलग फैकल्टीज के साथ, तो जी मुझे अलग अलग एस्पेक्ट्स पता चलते गए इंटरव्यू के, कि जी बोर्ड में क्या पूछने वाले हैं। वहाँ पे 6 लोग रहते हैं और हर कोई अलग चीज का एक्सपर्ट रहता है अपना अलग। जी तो मॉक इंटरव्यू देने से प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है, मॉक इंटरव्यू जरूर देने चाहिए सबको, भले ही आपको लग रहा है कि आपका कंटेंट तैयार है एंड यू आर रेडी टू फेस ऑल द आंसर्स, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में कुछ लोग नर्वस भी होते हैं कि हम कैसे फेस करेंगे जी बोर्ड को,
तो अगर वो वाला स्टेज है तो फिर तो जरूरी देने चाहिए, ताकि पहले वो नर्वसनेस भी जाए। और जिनको नर्वसनेस नहीं है, सिर्फ कंटेंट रिफाइन करना है या कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो चेक करना है, तो आप जिस भी स्टेज में हो प्रिपरेशन के, मॉक इंटरव्यूज विल श्योरली हेल्प। जी बिल्कुल। विपिन, अगर हम लोग बात करें कि जैसे आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने इंटरव्यू जब दिया था, ठीक है, तो उस टाइम कुछ इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो हमसे। इंसिडेंट सर, दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से वैसे हो गए थे मेरे, मतलब सोचने विचारने वाले। एक तो जी जी था कि मैंने लिखा हुआ था कि स्कूल टाइम में मैं रनिंग करता था, तो 200 मीटर में गोल्ड मिला था, तो वो अचीवमेंट्स में मैंने मेंशन किया हुआ था। जी जी। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज योर टाइमिंग। हाँ तो मैं सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके गया था कि कौन वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है, और ओलंपिक्स में कौन चैंपियन है, मेल हाँ। फीमेल और ये वो। बट अपना टाइमिंग मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो फिर जी बिल्कुल। मैंने सडनली ऑनेस्टली मैंने उनको बोला, मैं ये सोच लिया था कि इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहूंगा, बिकॉज जी मुझे जी। नहीं पता कि वो क्या सुनना चाहते हैं। तो जब हाँ मुझे पता ही नहीं है तो मैं वही बोलूंगा जो मुझे पता है। जी। तो ये पता था कि ऑनेस्ट रहना है। तो मैंने कहा सर, टाइमिंग वाज नॉट रिकॉर्डेड एट दैट टाइम। वो स्कूल में हुआ था 2009 में, तो काफी पुरानी जी बात भी हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम भागते थे ना, तुम भागते हो, रनिंग करते हो। मैंने कहा हाँ यस सर। तो कुछ तो टाइमिंग होगी तुम्हारी। हाँ तो फिर मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया, बिकॉज एग्जैक्ट तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो मैंने कहा सर 20/2 सेकंड 200 जी। मीटर के लिए। हाँ तो मैंने कहा 200 मीटर के लिए। हाँ फिर मुझे याद है कि यार वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 19 सेकंड है, तो अगर मैं हाँ 20/2 भागूंगा तो मैं तो नेशनल लेवल का खिलाड़ी हो जाऊंगा। हाँ। तो मैंने करेक्ट किया सर, 200 नहीं 100 मीटर के लिए। मैं एक्चुअली 100 मीटर कर रहा था, तो स्लिप ऑफ टंग से मेरा 200 निकल गया उस टाइम, बिकॉज वही सोच के बोल रहा था। तो मुझे रफ आइडिया है कि 20-23 सेकंड में मैं 100 मीटर भागता था उस वक्त ना। जी तो जी। मैं sprint उस टाइम करता था, अब मैं हाँ, मैराथन करता हूँ। तो वो इसलिए वो इन्फॉर्मेशन का गैप हो गया था मेरे उसमें, जो उन्होंने जी जी। पूछा। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा कितनी पुरानी बात है ये, कब की। तो मैंने कहा सर स्कूल 2009। तो तब उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट व्यू लिया, चलो ठीक है बहुत पुरानी बात है, भूल गया होगा टाइप सुन के। हाँ हाँ। फिर दिख रहा था वो। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे ऑनेस्ट ही रहना चाहिए था, मुझे वो करना ही नहीं चाहिए था एस्टिमेट बोलना की। ही नहीं चाहिए था, सही बात। तो ऐसा एक इंसिडेंट हो गया था। तो अब जब ऐसा एक इंसिडेंट हो जाए आपके साथ इंटरव्यू में, जी रूम में पहले मेंबर के साथ, पहले या दूसरे के साथ, तो उसका इफेक्ट फिर बाकी क्वेश्चंस पे भी दिखता है। जी तो जी। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है। अब हम्म ये मैं पढ़ के गया था, हम्म। लेकिन क्योंकि वो एपिसोड ऐसा हो गया ना, तो 2-3 सेकंड लगते हैं उससे बाहर आने में। तो जी जी। एकदम से मैं 2 सेकंड के लिए मैंने समय लिया सोचने के लिए, फिर मैंने झटके से बोला उसेन बोल्ट। हम्म तो उन्हें 1 सेकंड के लिए लगा होगा कि शायद ये भी पता नहीं है, तुक्का ही मार रहा है। फिर उन्होंने हम्म कंफर्म, अच्छा हम्म 200 मीटर किसका है। हम्म फिर वहां से इंटरव्यू स्मूथ होता चला गया। आई टुक हम्म ए डीप ब्रेथ हम्म और आई काम्ड माई सेल्फ। मैंने सोचा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हम्म, तो जो मैं तैयारी करके आऊँ वो इनको पता चलना चाहिए कि मैंने क्या तैयारी की है। तो उसके हम्म। बाद से मैं रिलैक्स हो गया, और फिर जो जो पूछते गए मैं प्रॉपरली बताता गया। लेकिन ये एक हिकअप आया था इंटरव्यू के स्टार्टिंग में। अच्छा, चलिए, मतलब ये तो अब पक्का हो गया कि जो बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑनेस्ट बने रहना है वहाँ पे। वहाँ पे ज्यादा ये नहीं करना है कि चलो ये बोल देता हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, ये नहीं हाँ, करना अपने है। आप को पॉज प्रोजेक्शंस नहीं देने अपनी पर्सनैलिटी के, कि हम तो वो, बिकॉज वो जो चीज देखने के लिए बैठे हैं, वी नेवर नो कि हम क्या बोल रहे हैं और उससे वो क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जस्ट बी ऑनेस्ट। हाँ जी। विपिन, मैं हम लोग जब इंटरव्यू हो भी रहा था, हमारा इंटरव्यू ये जब रिकॉर्ड होने से पहले हम लोग थोड़ी बातें भी कर रहे थे आपके बारे में, कि मैं आपसे पूछ रहा था कि फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके और आपकी फैमिली का, कि जब आपका रिजल्ट आया था तो वो फर्स्ट रिएक्शन क्या था। वो रिएक्शन रिजल्ट के 2-2.5 घंटे बाद आया था, क्योंकि रिजल्ट आने के 2 घंटे तक मुझे फील ही नहीं आया था रिजल्ट का। जी बिकॉज मैं दोस्त के साथ बाइक पे जा रहा था, तो एक दोस्त ने पूछा सिलेक्शन हो गया क्या। तो मैंने उससे पूछा रिजल्ट आ गया क्या, क्योंकि मैं जी ऑफिस से उस टाइम घर जा रहा था लंच टाइम में। जी जी तो मुझे रिजल्ट का ही नहीं पता था कि रिजल्ट आ गया है 10-15 मिनट पहले। जी जी फिर दूसरे फ्रेंड ने मुझे कांग्रेचुलेट करा, उसके बाद फ्रेंड्स के फ्रेंड से फ्रेंड को पता चला, रिलेटिव्स को पता चला। तो लगातार मैं फोन पे ही था 2-2.5 घंटे। जी जी उसके बाद जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ, तब मैंने रुक के सोचा कि अच्छा मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने आरबीआई की वेबसाइट खोली और एक्चुअली रिजल्ट देखा। और जी फिर मैंने घर पे बताया अपने फादर को, हम्म, मदर को, ग्रैंडफादर को, इनको बताया मैंने रिजल्ट। तो जी सब लोग खुश थे। जी लेकिन हम सबका खुशी जाहिर करने का तरीका बहुत ही माइल्ड सा है। ऐसा बहुत ज्यादा इलेट भी नहीं होते हैं, और दुख के टाइम में बहुत ज्यादा डिप्रेस भी नहीं होते हैं। जैसे मैं बिल्कुल। अभी हूँ आपके साथ, जैसे नॉर्मल स्माइलिंग बात करके कि हाँ आरबीआई में हो गया, हो हम्म, गया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी तो बस ऐसा रहता है हमारा थोड़ा नॉर्मल सा। गुड। और विपिन, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनको कुछ मैसेज आप देना चाहो या फिर कुछ सजेशन देना चाहो। यस सर, मैं सर यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जो
डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपनी पढ़ाई को एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइवर्सिफाई करते हुए चलने में बेनिफिट रहेगा। ऐसा ना करें कि बहुत सारे मटेरियल डाउनलोड कर लिए सारी कोचिंग्स के और बस अपना पूरा एनर्जी उन्हीं के पीछे लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोचिंग के मटेरियल में हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। इन दोनों चीजों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, शायद वो एक बार कहने में किसी किसी को क्लिक भी ना करे। एक मटेरियल में मास्टरी करने का मतलब है कि मैंने वो पूरा पीडीएफ पढ़ लिया 1000 पेजेस का, फ्रॉम पेज 1 टू द लास्ट पेज। और दूसरा वे होगा प्रिपरेशन करने का कि जैसे मैंने फेज 1 के लिए क्या किया था कि जनरल अवेयरनेस के 80 मार्क्स में से भी मैंने अलग अलग डिमार्केट कर लिया था कि लगभग इतना परसेंट पोर्शन करंट अफेयर का है, लगभग इतना परसेंट इस टाइप के स्टैटिक का है, लगभग इतना परसेंट इस चीज का है। तो मैंने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया था। उसके हिसाब से मैंने सोर्सेज को फिर टाइम दिया था, जिसमें से ज्यादा मार्क्स का आ रहा है उसको मैंने ज्यादा समय दिया था। तो जनरल अवेयरनेस में भी मैं सब कुछ कर दूंगा, ऐसा वाला वो नहीं होना चाहिए अप्रोच। उसमें आदमी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है और तैयारी कंप्लीट भी नहीं कर पाता है। तो अपनी प्रिपरेशन को हमेशा एग्जाम की डिमांड को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूंगा, सोर्सेज चाहे कुछ भी हो आपके। थैंक यू विपिन, आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया, अपने ऑफिस के बीच में टाइम निकाल के हमें दिया, उसके लिए थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आई होप ये वीडियो कुछ लोगों के काम आए, कुछ की मदद कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके विपिन, थैंक यू। ओके बाय सर।